नमस्कार साथियों। जैसे कि सर्दी आ गई है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और थोड़ी सी बीमारी आपको पढ़ाई में 2 या 3 दिन पीछे धकेल सकती है। देखो, आज अपन चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर की, जो 2 दिसंबर को होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो बात करते हैं अपन इस पेपर के बारे में। तो पेपर किस प्रकार आने वाला है आपका और कितने खंडों में आने वाला है, उस पे चर्चा करते हैं। खंड अ के अंदर आपके अपठित बोध आने वाला है। क्या होता है यह अपठित बोध? अपठित बोध होता है आपके, इंग्लिश में बोले तो पैसेज आने वाले हैं। एक तो पैसेज यानी एक तो आपका गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। यानी एक आपका एक गद्यांश यानी एक पैसेज आएगा, उसमें से प्रश्न को सोल्व करना है। और पद्यांश का मतलब एक पोइम आएगी, कविता आएगी, उस कविता में से आपको 4 प्रश्न सोल्व करने हैं। मोस्ट पार्ट है खंड ब। इस खंड ब में अधिकतर बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ये खंड ब ही मैं आपको इतने अच्छे तरीके से कराने वाला हूं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बस इतनी क्लास को, इतना ध्यान रखें। बात करते हैं अपने इस बुक की। इस बुक के ऊपर अधिकतर जो अध्यापक है या कोई व्यक्ति है, वो इस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। मैं इसके ऊपर जो आने वाले जो प्रश्न है वह कराने वाला हूं। किस प्रकार प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपको देखो बताता हूं। आपका एक प्रश्न यानी कई 2-3 प्रश्न आएंगे, किसमें से कविता, नाटक एवं कहानी की रचना। यानी आपके 12वीं क्लास में 3 पुस्तकें लगी हुई है। एक कौन सी है? आरोह और एक वितान और एक रचना अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक पर आधारित। इसमें से प्रश्न आते हैं, बच्चे इसी में अटकते हैं। कविता, नाटकों, कहानी की रचना और पत्र कार्य लेखन के विभिन्न स्वरूप और निबंध आप बचपन से पढ़ते ही आए। और एक आता है काव्यांग परिचय। अपन इसको व्याकरण भी बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार। ये सारे टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन करते हैं ये वाले, पत्र कार्य लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखो देखो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। जिस भी विद्यार्थी को ये नोट्स चाहिए, तो उस नोट्स के लिए आपको आना पड़ेगा इसी राइज अगेन 123 टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। और अपना इंस्टाग्राम चैनल है राइज अगेन 123, उसको भी फॉलो करें। यूट्यूब पर आप इसको देख ही रहे हो। देखो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो आपको एज इट इज एग्जाम के अंदर एज इट इज ये प्रश्न मिलेंगे। ये देखो क्यों से प्रश्न करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इतने ही प्रश्न आपको पढ़कर जाने हैं। तो देखना, ध्यान से समझना क्या होता है पत्रकारिता लेखन और इसके विभिन्न स्वरूप। यानी जो भी कोई अखबार में लिखने के लिए उसकी कला क्या होती है, उसके नियम होते हैं, उसके कायदे कानून होते हैं, उसके प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन। विशेष लेखन किसे कहते हैं या विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न पहला है, यानी सामान्य खबर से आगे बढ़कर किसी खास क्षेत्र या विशेष से जुड़ी मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करके पाठकों के सामने सरल सहज रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विशेष लेखन कहते हैं। यानी कोई सामान्य खबर आ रही है, उसको छोड़कर किसी वेन विषय के ऊपर से जुड़ी घटनाओं पर आपको बारीकी से उसका विश्लेषण करके और लोगों के सामने लाना, उसको सरल रूप में, और वही क्या कहलाता है? विशेष लेखन कहलाता है। या अपन एक बार इस पे लिख सकते हैं इसको, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर आगे बढ़कर किया जाने वाला लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। याद करना पड़ेगा आपको इसको। मीडिया की भाषा में डेस्क किसे कहते हैं? किसी विशेष विषय पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यालय में तय किए गए स्थान को ही डेस्क कहते हैं। यानी ऑफिस के अंदर जो मीडिया जो कार्यालय और पत्रकारों का जो ऑफिस होता है, वहां पर उसके लिए एक कमरा होता है, कमरा के अंदर एक टेबल होती है, उसको क्या कहते हैं? डेस्क कह रहे हैं। यानी किसी विषय विशेष पर काम करने वाले जो बड़े पत्रकार है, उनके लिए एक जगह होती है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वहां डेस्क कह रहे हैं। विशेष लेखन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? देखो कौन कौन से, हर एक क्षेत्र अलग अलग होता है। रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर सभी क्षेत्र अलग अलग दायरे में आते हैं। अब नया शब्द आपके लिए बीट। बीट क्या है? आगे प्रश्न पढ़ेंगे इसके बारे में। अलग अलग विशेषज्ञता की जरूरत होती है समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में।
जैसे खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली, रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि कानून, बाजार इत्यादि विषयों की विशेष लेखन में शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है आपके जिस प्रकार अखबार के अंदर अलग-अलग लेखन आता है, जिस प्रकार फिक्स है कि खेल वाला पृष्ठ फिक्स है, वहाँ पर खेल वाले आएँगे, स्वास्थ्य वाला स्वास्थ्य वाली करेगा, मनोरंजन वाला मनोरंजन करेगा, सिनेमा वाला सिनेमा करेगा, कारोबार वाला कारोबार। यानी जिसको जिसमें रिपोर्ट, जिसमें लेखन में कला है, जिसमें उसको ज़्यादा ज्ञान है, वो उसमें करेगा। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? विशेष लेखन भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग होनी चाहिए। इसमें देखो ध्यान रखना, इसमें भाषा शैली अलग क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में आप लेखन कर रहे हो, उसकी आपको तकनीकी शब्दावली आनी चाहिए। का प्रयोग किया जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि आर्थिक मामलों में, पत्रकारिता में मुद्रास्फीति, अपस्फीति, महंगाई दर, ब्याज दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति आर्थिक मामलों में पत्रकारिता कर रहा है, जो इकोनॉमिक्स में पत्रकारिता कर रहा है, उसको ये शब्द आना चाहिए। मुद्रास्फीति क्या होती है? अपस्फीति क्या होती है? महंगाई दर क्या होती है? ब्याज दर क्या होता है? रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? यानी इस प्रकार कोई व्यक्ति खेल में पत्रकारिता कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए वाइड बॉल क्या होती है, वो 1 ओवर में कितनी बॉल होती है, ठीक है ना? नो बॉल कब होती है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, ये सारी बातें उसको पता होनी, सब उसमें रिपोर्ट कर सकता है, यानी विशेष लेखन कर सकता है। अब बात करते हैं विशेष लेखन के पाठकों की क्या-क्या अपेक्षाएँ होती है। जो विशेष लेखन के जो पाठक होते पढ़ने वाले हैं, उसकी क्या अपेक्षाएँ होती है, वो सुनो। विशेष लेखन के को सभी पाठक नहीं पढ़ते हैं, उनका एक अलग-अलग पाठक वर्ग होता है। सही बात है। जो जैसे समझ लो कोई शेयर मार्केट वाला है, तो सिर्फ शेयर मार्केट खबर पढ़ेगा। जो जिसको खेल पसंद है, जिसको क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट की खबर पढ़ेगा, जिसको टेनिस की पसंद है, वो टेनिस की खबर पढ़ेगा। अपना-अपना अलग-अलग होते हैं। इनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों से थोड़ी ज़्यादा होती है। वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें उन विषय क्षेत्र का विशेष ज़्यादा गहराई से ज्ञान बताया जाए। विशेषीकृत रिपोर्ट क्या होती है? समझाइए। यह विशेष रिपोर्ट की आवश्यक शर्त क्या मानी जाती है? विशेषीकृत रिपोर्ट के लिए संवाददाता नहीं, रिपोर्टर को उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, जो उसे रिपोर्टिंग संबंधित भाषा शैली, तकनीकी शब्दावली का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी विशेषीकृत रिपोर्ट की शर्त ये है कि जिस विषय में वो जो पत्रकार रिपोर्ट कर रहा है, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, उसकी भाषाएँ आनी चाहिए, उसकी तकनीकी शब्दावली आनी चाहिए। विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है? सबका कोर्स होता है, कोर्स करना चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययन के बाद विषय विशेष में स्नातक और ज़रूरी लगे तो परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के द्वारा भी किसी खास विषय में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। आ गया प्रश्न आपका, बीट किसे कहते हैं? पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, बीट से आप क्या समझते हैं? संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान के आधार पर कार्य का विभाजन ही बीट कहलाता है। यानी जो पत्रकार अपनी रुचि से, अपने ज्ञान के आधार पर जिस विभाजन, जिसमें क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। बीट राजनीति लेखक को उस क्षेत्र विशेष की समुचित जानकारी होनी चाहिए जिसमें उसकी रुचि है। अगला प्रश्न है अपना। बहुत खांसी आ रही है आज। किसी पत्रकार को खांसी कहते हैं, पर आपके लिए क्लास रुकनी नहीं चाहिए। किसी पत्रकार को कोई खास बीट कब मिलती है? किसी विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार यदि विषय में विशेष रुचि ज्ञान रखते हैं, तो उसे अपने आप बीट मिल जाती है। यानी कोई विशेष लेखन वाला व्यक्ति है, यदि उसको जिस लेखन में, जिस फील्ड में वह लेखन लिख रहा है, उसकी रुचि और ज्ञान बहुत ज़्यादा है, उसको अपना बीट मिल जाती है, उसको अपना बीट यानी उसको काम मिल जाता है उस क्षेत्र का। विशेष विशेष लेखन के लिए सूचनाएँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? विशेष लेखक को अपनी रिपोर्ट में तथ्यों, आंकड़ों शामिल करना होता है। इसके लिए पुराने और नए रिकॉर्ड्स की जानकारी ज़रूरी होती है। कुछ जानकारी तो विशेष लेखक के पास पहले से उपलब्ध होती है, कुछ तथ्यों और आंकड़ों के सहयोग से कई संस्थाओं, मंत्रालयों, कानूनी व्यक्तियों या विभागों से सराहना रहना पड़ता है। लेकिन जो विशेष लेखक होता है, उसको रिपोर्ट तथ्यों को आंकड़ों शामिल करना होता है। विशेष रिपोर्ट को तथ्यों, आंकड़ों शामिल करना होता है। कुछ तो जानकारी उसको पहले पुराने रिकॉर्ड मिल जाती है, लेकिन कुछ जो क्या करनी पड़ती है, उसको छानबीन करनी पड़ती है। आंकड़ों को लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सरकारी ऑफिस में जाना पड़ेगा, मंत्रालयों में जाना पड़ेगा, सभी विभागों से मिलना पड़ेगा। स्रोत के तौर अन्य चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे मंत्रालय, विषय विशेषज्ञ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्ति, साक्षात्कार आदि सब। में उस क्षेत्र में विशेष सक्रिय व्यक्ति, संस्था, इंटरनेट अन्य सामग्री तथा स्थायी अध्ययन प्रक्रिया इत्यादि। आज तो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है दोस्त विद्यार्थियों, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा रहा है। सामान्य लेखन का आपका क्लास रुकनी नहीं चाहिए, बस मेरा यही है कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें क्लास को। मैं रुकना नहीं दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सामान्य लेखन का कौन-सा नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? लेखन में शुद्धता और तथ्यात्मक ध्यान रखना, ये बात।
सामान्य लेखन का कौन सा नियम लेखन पर भी लागू होता है, विशेष लेखन पर भी लागू होता है? सामान्य लेखन विशेष लेखन समानता है कौन सी कहने का मतलब ये है, लेखन में शुद्धता और तथ्यात्मकता के साथ विचार और संतुलन और प्रवाह होना लेखन के साथ साथ विशेष लेखन में भी शामिल है। कहने का मतलब दोनों समानता क्या है, समानता ये है कि लेखन में शुद्धता होनी चाहिए, तथ्यात्मकता होनी चाहिए। तथ्यात्मकता का मतलब होता है कि इस व्यक्ति को इस विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए और संतुलन होना चाहिए, उसका प्रवाह होना चाहिए। समलेखन में भी ये जरूरी होता है। समाचार जगत में विशेषता हासिल करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? समाचार विशेषता हासिल करने के लिए मास्टर ऑफ वन का नियम आना चाहिए। याद रखना, मास्टर ऑफ वन का नियम आना चाहिए। विशेष लेखन करने वाले लेखक से क्या अपेक्षा की जाती है? विशेष लेखन में रिपोर्टिंग के साथ साथ उस विषय या क्षेत्र विशेष का फीचर, टिप्पणी, लेख, सत्कार, समीक्षा और स्तंभ लेखन को भी काबिलियत होनी चाहिए। ये जो विशेष लेखन लिख रहा है उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें आना चाहिए, उसमें फीचर लिखने की, टिप्पणी करने की, लेख लिखने की और इंटरव्यू लेने की, समीक्षा करने की, समीक्षा यानी कमियां निकालने की, स्तंभ लेखन की सारी काबिलियत होनी चाहिए, आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, देखो प्रश्न समझाना सीधा सीधे एकदम आसान से प्रश्न है, सीधे सीधे आ जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। पहला प्रश्न है, समाचार पत्रों के विषय में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यानी जब महात्मा गांधी के समय जब समाचार पत्र आते थे, उस समय जो समाचार पत्र थे, जो अखबार थे, उस अखबारों के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? समाचार पत्रों के विषय में महात्मा गांधी का कथन यह है कि समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति होती है। यानी उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि समाचार पत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ठीक वैसी जैसे पानी के प्रवाह में होती है। यानी कह सकती होगी जिस प्रकार पानी का बहाव इतना तेज होता है उतनी ही शक्ति होती है, लेकिन उसे खुला छोड़ देंगे तो ये गांव के गांव बहा सकता है। यदि पानी को खुला छोड़ दें तो ये क्या करेगा? गांव का गांव बहा देगा। उसी तरह कलम निरंकुश हो जाए तो वह भी समाज का विनाश कर सकती है। यानी यदि हम कलम पर अंकुश ना लगाएं, हम कुछ भी लिख दें, कुछ भी अखबार में छाप दें, तो गांव के गांव तो समझ तो क्या हो सकता है? तो वह भी समाज का विनाश कर सकती है। इसलिए कलम पर अंकुश होना चाहिए। यानी जो भी अपन छाप रहे हैं उसकी पुष्टि होनी चाहिए अखबार में एकदम कि हाँ ये खबर सही थी, उसके बाद ही छापना चाहिए। अगर ये अंकुश व्यक्ति के भीतर होना चाहिए, बाहर का अंकुश और भी जहरीला होता है। यानी यह जो अंकुश है व्यक्ति का होना चाहिए मन में, भीतर होना चाहिए, यानी व्यक्ति अंदर से सही होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है। प्रश्न नंबर अगला, पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं या पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? सीधा सीधा छपा हुआ मिलेगा एग्जाम में, आपको देख लेना। अखबार या अन्य समाचार पत्रों के काम करने वाले पत्र अखबार या अन्य समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी जो अखबार में और समाचार पत्रों में जो काम करते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो अपने पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, यानी समाचार वाले तो पाठक हो गए, जो टीवी में काम कर रहे हो दर्शक को, उनको वो दर्शकों के लिए काम करते हैं, जो रेडियो में काम करते हैं वो श्रोताओं के लिए काम करते हैं। उनको सूचना पहुंचाने के लिए जो भी लिखते हैं, वो लिखने का जो विभिन्न स्वरूप होता है वो सारा क्या कहलाता है? पत्रकारीय लेखन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, याद रखना, पूर्णकालिक, अंशकालिक और स्वतंत्र पत्रकार। याद रखना, पूर्णकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र पत्रकार को इंग्लिश में फ्रीलांसर भी कहते हैं। देखो क्या होता है, इसको समझते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार समूह या संगठन के वेतनभोगी पत्रकार, यानी किसी भी समाचार समूह, जैसे अपना आसान पत्रिका हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, यदि उसमें वेतनभोगी है, यानी वहां पे फिक्स महीने का फिक्स है उसके, तो वो क्या हो गया? पूर्णकालिक, यानी पूरा वही काम कर रहा है। अब बात करते हैं अंशकालिक। अंश का मतलब समझ गए, थोड़ा सा देर काम करता है। किसी समाचार समूह या संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार। कहने का मतलब है ठेके पर काम करने वाले, फिक्स है कि इतना इतना काम करना है, कोई पूरे महीने के लिए काम नहीं करती है और कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, यहाँ कोई इसका बाध्यता नहीं होती है। बात करते हैं स्वतंत्र पत्रकार। ये किसी समाचार समूह या संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। यानी राजस्थान पत्रिका का लिख दिया, दैनिक भास्कर के लिख लिया, द हिंदू के लिए लिख दिया, सबके लिए लिख सकते हैं। ये स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से अलग कैसे होता है? पत्रकारीय लेखन और साहित्य लेखन में अंतर लिखो। दोनों के प्रश्न देखो और दोनों का उत्तर एक ही है। ध्यान रखना, इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में आपके। कहने का मतलब है पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर बताना है।
साहित्यिक लेखन, कहानी, कविता, उपन्यास इत्यादि में तथ्यों की बजाय कल्पना पर बल दिया जाता है। यानी कोई कहानी होती है, कोई कल्पना हो, कोई कविता होती है, कोई उपन्यास होता है, इसमें सबूतों की आवश्यकता नहीं होती, अपने मन से कल्पना पर कहानी, कविता लिख सकते हैं। जबकि पत्रकारी लेखन में समसामयिकता क्या होनी चाहिए? समसामयिकता का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं समसामयिकता। के साथ-साथ पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। कहने का इसम समझने का मतलब समझाता हूँ आपको। इस प्रकार अभी का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है? अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर ये यही 20 साल पीछे चले जाएँ, तो उसमें समसामयिकता, सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था इतना। के साथ-साथ पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का ध्यान भी रखा जाता है। हँसी बहुत हो गई है। पत्रकारिता लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? पत्रकारिता लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है। हर पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पाठकों की श्रेणी में हर वर्ग और बौद्धिक स्तर के लोग शामिल होते हैं। यानी जो भी अखबार मंगाते हैं, जो पाठक होते हैं, वो हर वर्ग के होते हैं, उसका बौद्धिक स्तर भी अलग-अलग होता है। और इसलिए उन्हें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात लिखनी चाहिए। कठिन से कठिन विषय को भी सरल, सहज और रोचक शैली में लिखना चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ जाएँ। तत्सम शब्दों और अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो कठिन शब्द होते हैं और अलंकारिक भाषा है, अलंकारों का कम प्रयोग किया गया है, ऐसी से बचना चाहिए। वाक्य छोटे, विन्यास सहज सरल होना चाहिए, जटिल वाक्यों से बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाषा शैली एकदम सरल और सुदृढ़ होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि हर पाठक वर्ग इसको पढ़ सके। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय बुनियादी शैली कौन-सी मानी जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन-सी बुनियादी शैली मानी जाती है लोकप्रिय? उल्टा पिरामिड शैली। कौन-सी होती है? उल्टा पिरामिड शैली को समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और बुनियादी शैली माना जाता है, याद रखना ये। उल्टा पिरामिड शैली क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना। उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है कि इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य समाचार को सबसे पहले लिखा जाता है, बाद में महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में लिखा जाता है। समझाता हूँ इधर आपको। उल्टा पिरामिड कैसे होगा? ऐसे। इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड, ठीक है? ऐसे 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे महत्वपूर्ण वाली पहले, उससे कम महत्वपूर्ण, उससे कम महत्वपूर्ण, ऐसे होता है। अब बात करते हैं देखो अगले प्रश्न की। इसी कारण क्या कहते हैं उसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी में अमेरिका के विश्वगृह युद्ध में माना जाता है। याद रखना। समाचार लेखन कितने ककार क्या है ये? ककार ही प्रकार नहीं है, ककार ही है। नाम लिखिए, सीधा पूछ लेंगे आपको। समाचार लेखन में कुल 6 ककार माने जाते हैं। कितने होते हैं? 6 ककार माने जाते हैं। ध्यान रखना क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है। ध्यान रखना। सीक्वेंस का मतलब क्रमानुसार पहले क्या आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कहाँ आएगा, फिर कब आएगा, फिर क्यों आएगा, फिर कैसे हुआ। कहने का मतलब कोई भी घटना घटती है उसका समाचार में कैसे बताएं, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं ककार का। क्या हो गया, कौन कौन शामिल था, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, जो भी घटना घटी है। इनमें पहले 4 का प्रयोग तो समाचार के इंट्रो या मुखड़े या शीर्षक में, इन तीनों का मतलब एक ही इंट्रो, मुखड़े या शीर्षक में किया जाता है। बाकी अंतिम 2 का प्रयोग नीचे बॉडी विवरण या विस्तार में किया जाता है। पहले बॉडी विस्तार में किया जाता है। विशेष क्या, कौन, कहाँ और कब, ये 4 का सूचना और तथ्यों पर आधारित। ध्यान रखना ये क्या, कौन, कहाँ और कब सीधा पूछ लेंगे आपको। कौन से ककार सूचना और तथ्यों पर आधारित होते हैं? 4 क्या, कौन, कहाँ और कब। और क्यों और कैसे, ये क्या होता है? ये विवरण, व्याख्या, विस्तार और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। यानी क्यों हुआ और कैसे हुआ, जो भी घटना घटी वो क्यों हुई और इसका कारण क्या था और कैसे हुई, ये सब की विवरण करेंगे, व्याख्या करेंगे, विस्तार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, इसके आधारित पर ये होते हैं। अब बात करते हैं पत्रकारिता लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन-कौन सी होती है। पत्रकारिता लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वही सेम बात है। आसान भाषा आसान होनी चाहिए, देखो बहुत सरल है। वाक्य छोटे, संरचना सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों से इस्तेमाल से बचना चाहिए, प्रचलित मुहावरों, लोकोक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसमें भाषा भाषा रोचक और पठनीय बन जाती है। लेखन में व्याकरणिक अशुद्धियों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
क्योंकि अशुद्धियां जितनी कम होगी लेखन उतना ही प्रभावित होगा। क्योंकि अखबार में छप गया वो छप गया, गलती तो गलती ही रहेगी, मिटा नहीं सकते। लेखन का उद्देश्य खुद की भावनाओं, तथ्यों और विचारों को प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ना कि पाठक को प्रभावित करना। यानी जो लेखन जो समाचार लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, खुद की भावनाओं और तथ्य होना चाहिए, यानी सबूत होना चाहिए, विचारों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ना कि पाठक को प्रभावित करने का। यानी पाठक को राजी करने के लिए कुछ भी नहीं लिखना चाहिए अपन को, लेकिन वास्तविक जो होता है वही लिखना चाहिए। अपने आसपास से लेकर दुनिया भर में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी रखनी चाहिए ताकि तार्किकता बनी रहे। तार्किकता का मतलब होता है अपन किसी भी बात का तर्क वितर्क कर सकें, बात का तुरंत जवाब दे सकें। तथ्यों को जुटाने और उसका विश्लेषण करने का धैर्य होना चाहिए, यानी आपको तथ्यों को कोई घटना घटी है उसको तथ्य जुटाओ, क्या कारण हुआ है उसका विश्लेषण करो, और धैर्य होना चाहिए आप में। प्रकाशित होने के लिए भेजने से पहले एक बार पुनः पढ़ना चाहिए, यानी जो भी प्रकाशित होने के लिए आपका खबर छपने जा रहा है, आपका जो भी आर्टिकल है उसको पहले पढ़ो, कहीं गलती तो नहीं है। अनावश्यक चीजों को हटा देना चाहिए, इसे लेखन में कसावट आती है और अच्छे लेखन के लिए बेहद जरूरी है। फीचर किसे कहते हैं, ध्यान रखना, फीचर वाला प्रश्न हिंदी अनिवार्य में अलग आएगा और ये अलग प्रश्न है, दोनों में अलग है, ठीक है ना। हिंदी अनिवार्य वाला अलग समझाऊंगा। फीचर किसे कहते हैं या फीचर से आप क्या समझते हैं। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। याद रखना पड़ेगा आपको, ये वर्ड बोलना, बार बार रिपीट करना। देखो आप बोलो, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ। वेरी गुड, रिपीट करना है आपको। लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठक को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। यानी फीचर क्या होता है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठक को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना होता है। इसको फीचर कहते हैं। यह प्रत्येक अखबार में होता है। फीचर लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए, फीचर लेखन की कोई शैली नहीं होती है, और इसके लिए अधिकांश फीचर लेखन के लिए कौन सी शैली होनी चाहिए, कथात्मक, यानी इसको कहानी के रूप में बताया जाता है हमेशा। जो भी फीचर आता है आपके अखबार के अंदर, जो मनोरंजन वाला अखबार आता है ना, उसमें वो फीचर ही होता है। आपको बताते हैं हेल्थ के लिए सारे बताते हैं, ये सारे फीचर होते हैं। समाचार और फीचर लेखन में कोई अंतर लिखिए। दो अंतर, समाचार लेखन वस्तुनिष्ठ होता है जबकि फीचर लेखन आत्मनिष्ठ होता है। यानी समाचार में क्या होता है, वस्तु के अकॉर्डिंग, घटना के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फीचर में घटना के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसमें आत्मनिष्ठ होता है, इसमें आपको लोग ज्ञान देना है। समाचार लेखक समाचार में अपनी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण पर जाता है, इसी कारण शैली को उल्टा पिरामिड शैली, सॉरी, समाचार लेखक समाचार में अपनी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण और माफी चाहता हूं देरी के लिए, दृष्टिकोण का प्रयोग कर सकता है, जबकि फीचर लेखक के पास अपनी भावनाओं, विचार, दृष्टिकोण का शामिल करने की छूट नहीं होती है। फीचर लेखन में उसको जो एकदम एक्यूरेट सही है वही लिखना पड़ेगा। समाचार के लिए अखबार में उपलब्ध होने वाले स्थान का ध्यान रखना जरूरी है, फीचर लेखन में ऐसा नहीं होता है। यानी समाचार के लिए प्रत्येक प्रत्येक सूचना के लिए एक एक जगह होती है फिक्स, जबकि फीचर में ऐसा नहीं होता है। फीचर ज्यादा बड़ा हो तो उसे कड़ियों में किया जा सकता है, तो बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बात करते हैं अपन फीचर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। फीचर 8 प्रकार के बन जाते हैं, याद रखना, सीधे पूछ लेंगे आपको। 2 नंबर में समाचार बैकग्राउंड, खोज परख, साक्षात्कार, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि फीचर। समाचार बैकग्राउंड फीचर समाचार पर आधारित फीचर होता है, ठीक है ना। खोज परख, इन्वेस्टिगेशन। साक्षात्कार फीचर कोई इंटरव्यू का फीचर हो गया। जीवन शैली के ऊपर फीचर, यानी आपकी डेली जीवन शैली, हेल्थ के लिए हेल्थ के ऊपर। रूपात्मक फीचर यानी अलग अलग रूपों में। व्यक्ति चित्र फीचर क्या होता है, यानी व्यक्ति के चरित्र के ऊपर। यात्रा फीचर कोई ट्रेवलिंग के ऊपर, क्या आपको क्या करना चाहिए, विशेष रुचि के ऊपर फीचर, यानी सबकी अलग अलग रुचियां होती है इसके ऊपर फीचर। फीचर का प्रारंभ कैसा होना चाहिए, फीचर का प्रारंभ आकर्षक, उत्सुकता पैदा करने वाला, यानी जो भी फीचर पढ़ रहा है उसको हमेशा अच्छा लगना चाहिए, आकर्षक लगना चाहिए। फीचर लिखे के सामने आने वाली चुनौतियों और उनमें निपटने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी मेहनत लगती है इसके अंदर। एक एक क्लास को अपलोड करने में, एक क्लास को आपको लाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए मैं कंटेंट लेकर आने वाला हूं। और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी राय है, अपनी जो भी समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। लाइक करें अधिक से अधिक। फीचर लेखक के सामने कई प्रकार की चुनौतियां होती है, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार है। फीचर लेखन का एक समावित ढांचा होता है, इसके अंतर्गत फीचर को प्रारंभ, मध्य, अंत में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ से फीचर लेखक के सामने चुनौतियां शुरू हो जाती है।
क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब फीचर लेखन लिखते हैं तो इसमें चुनौतियां आती है कौन सी? इसका संभावित ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंतर्गत फीचर को प्रारंभ, मध्य और अंत में विभाजित किया जाता है। शुरुआत में कैसे क्या लिखना है, फिर बीच में क्या लिखना है, फिर अंत में क्या लिखना है, सारी बातें होती है। इस समस्या क्या होती है? इसके सामने चुनौतियां आती है। फीचर लेखक के सामने प्रत्येक पैराग्राफ में जुड़ाव, प्रवाह और गति बनाए रखने की चुनौती होती है। इसे निपटने के लिए जरूरी है कि पैराग्राफ छोटे रखें और प्रत्येक पैराग्राफ में एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी क्या कहना है, क्या मतलब है? फीचर जब लिखते हैं तो इसमें प्रत्येक पैराग्राफ में जुड़ा होना चाहिए पीछे वाली लाइन का जुड़ा, तभी सही सही रहेगा, तभी अब फीचर लेखन बढ़िया होगा पढ़ने में। विशेष रिपोर्ट क्या होती है और विशेष रिपोर्ट से क्या समझते हैं? अखबार में प्रकाशित होने वाली सामान्य खबरों के अलावा गहन छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट करते हैं। इससे संबंधित विशेष गहन छानबीन के बाद इसके प्रभाव और समाधान पर प्रकाश डालता है। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? जब भी कोई कहीं रेड न डालते हैं, ठीक है ना, रेड डालते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो होती है विशेष रिपोर्ट। यानी जब भी जो इन्वेस्टिगेशन जब रेड डालते हैं किसी घर में, तो उससे पहले सब कुछ जानकारी होती है कि यहाँ क्या हुआ, क्यों, सब कुछ, उसके बाद रेड डालते हैं। अखबार में प्रकाशित होने वाली सामान्य खबरों के अलावा गहन छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। इससे संबंधित विषय की गहन छानबीन और विश्लेषण के बाद उसके कारण, प्रभाव और समाधान पर प्रकाश डाला जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट के 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? एक इन्वेस्टिगेटिव वाला, एक विश्लेषणात्मक और एक विवरणात्मक। याद रखना सीधा-सीधा ये तो। खोजी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? खोजी कौन सा हो गया? इन्वेस्टिगेशन वाला, वही जो मैंने बताया था अभी आपको। जब कोई पत्रकार मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना और तथ्यों को पेश करता है जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं थी। समझ लो कहीं पर कोई भी किसी का खुलासा करना है, किसी के पास काला धन है, उसका खुलासा करना है, तो उसके लिए छानबीन की जाती है और छानबीन करके एकदम पुष्टि हो जाए, उसके बाद सबके सार्वजनिक पेश किया जाता है, हाँ इसके पास काला धन है। उसको बोलते हैं खोजी रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ी को उजागर करने काम आती है। यानी कोई ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर कोई समय पहुंचता नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, क्यों? क्योंकि वह अपनी खुद की क्लिनिक चलाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? देखो बात करते हैं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करके व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? घटना का समस्या का प्रत्येक पहलू विश्लेषण करके पहले क्या करता था? पहले विश्लेषण करता है, उसके बाद प्रस्तुत करता है। इन डेप्थ रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? पहले उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहनता छानबीन करके उसकी घटना, समस्या, मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जनता के सामने लाने वाली रिपोर्ट को इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। क्या कह रहा है? कहने का मतलब है कोई भी आपके सामने तथ्य और सूचना और आंकड़ा जो आपको मिल रहा है, उनको पहले आप जांच करोगे, छानबीन करोगे, ठीक है, ये सही है या गलत है। उसके बाद इसके से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जनता के सामने लाओगे। यानी गहन इन्वेस्टिगेशन करनी है आपको। विचार परक लेखन किसे कहते हैं? अखबार के संपादकीय पृष्ठ कौन सा है? याद रखना ये शब्द। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय आलेख या लेख या टिप्पणियां विभिन्न विषय के द्वारा लिखे जाने वाले स्तंभ को ही विचार परक लेखन कहते हैं। यानी प्रत्येक अखबार का क्या होता है? एक संपादक होता है, जो अखबार ने जिसने अखबार शुरू किया था, उसके उसके ही जी पृष्ठ के ऊपर जो टिप्पणियां होती है, जो लेख आती है, आलेख आती है, उसा लिखे जाते हैं, उसी होने वाले स्तंभ को क्या कहते हैं? विचार परक लेखन कहते हैं। बात करते हैं किसी अखबार की छवि का निर्माण कौन करता है? यही करता है। कौन? यही विचार परक लेखन ही करता है। कौन? जो संपादकीय पृष्ठ है, जो कौन है? विचार परक लेखन वही करता है इसका छवि का निर्माण। अखबार की आवाज किसे मानी जाती है? इसे ही मानी जाती है। किसे? इसे संपादकीय लेखन को ही मानी जाती है। देखो, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेख को ही अखबार की आवाज मानी जाती है। इसके माध्यम से संपादक किसी समसामयिक घटना, समस्या, मुद्दे पर अपनी राय विचार प्रकट कर सकते हैं। यानी कोई भी अपना बहुत भयंकर घटना या मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर जो संपादक है इसके अखबार का, वो अपनी राय बेफिक्र होकर लिख सकता है, इसके खिलाफ लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का ही हिस्सा होता है। इसमें लेखक अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करते हैं, नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं, किंतु स्तंभ तो इतना लोकप्रिय हो जाता है कि अखबार की बचानी बन जाता है। कहने का मतलब क्या है? जो विचार परक लेखन होता है उसी का हिस्सा स्तंभ लेखन होता है। यहाँ पर कोई भी भयंकर से भयंकर कोई घटना हुई है, उसके ऊपर अपने मन में आए जैसे उसके ऊपर बोल सकते हैं, विचार लिख सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता, इसी का स्तंभ होता है। आप खुल के विरोध कर सकते हैं इस चीज का। संपादक के नाम पत्र में किस प्रकार की सामग्री का प्रकाशन किया जाता है?
संपादक के नाम पत्र पर अखबार में स्थायी स्तंभ होता है। क्या होता है? एक स्थायी स्तंभ होता है। संपादक के नाम पत्र में एक स्तंभ होता है, एक फिक्स जगह होती है अखबार के अंदर, उसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ का मतलब खंबा नहीं है। अखबार के अंदर, पेज के अंदर एक जगह होती है, उसको स्तंभ बोला जा रहा है। कि पाठकों द्वारा अखबार के संपादक का नाम लिखा जाता है, जिसके जरिए पाठक अपनी सहमति या असहमति दर्ज कराते हैं। साथ ही स्थानीय समस्याओं को भी उजागर किया जाता है। ये स्तंभ जनमत को दर्शाता है। यानी अखबार में इस पेज के ऊपर आपको जो संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं, संपादक को बोल सकते हैं कि आप इसके ऊपर अपनी आवाज उठाओ, ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज की समस्या का निवारण हो जाए। साक्षात्कार की क्या उपयोगिता है? साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। साक्षात्कार के जरिए कोई पत्रकार अपने आलेख, लेख, फीचर, विशेष रिपोर्ट इत्यादि के लिए उस क्षेत्र विशेष जुड़ी जानकारी प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कच्ची सामग्री एकत्रित करता है। यानी इंटरव्यू से क्या कर सकते हैं, किसी कोई भी महान जो व्यक्ति उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, उससे सुनते हैं और उसके ऊपर लेख शुरू कर देते हैं, फीचर लिखना शुरू कर देते हैं, जानकारी जुटाते हैं, फिर अपनी सारी मन की बातें भी उसमें लिख सकते हैं। सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। यह साक्षात्कार की सफलता किन तत्वों पर निर्भर करती है? ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके ज्ञान, उसकी संवेदनशीलता, उसकी कूटनीति, धैर्य, साहस और जवाब से सवाल बनने की कला पर निर्भर करता है। यानी साक्षात्कार जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो ज्ञान होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा। जिस फील्ड में वह इंटरव्यू ले रहा है, उस फील्ड का ज्ञान होना चाहिए, उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें कूटनीति होनी चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और वो जो जवाब दे रहा है सामने व्यक्ति, उससे वापस सवाल बन जाए, इसकी कला होनी चाहिए। इसके अलावा जिस विषय पर साक्षात्कार लेना है, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ये था आपका टॉपिक पत्रकारिता लेखन के भिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। ध्यान रखिए बच्चों, यदि आपको यूट्यूब पर देख रहे हो इस वीडियो को, इसका नाम है rise_again100। अपना इंस्टाग्राम का चैनल है, इसको फॉलो करें, rise_again123। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पर इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब करना है, rise_again123 पर। टेलीग्राम पर जाएं, चैनल सर्च करें, वहां पर आपको इसके नोट्स को उपलब्ध करा दिया गया है। जल्दी से जल्दी जाइए,